हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुजी वन में। जैसा कि अगर आप साइंस का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, साइंस जिसमें क्वेश्चन आते हैं और उसमें बायोलॉजी का सेक्शन होता है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए जो होता है वो 1000 क्वेश्चन का संकलन लाया हूँ, जो 100 क्वेश्चन करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अभी आज का जो सेशन है वो 100+ क्वेश्चन का है। तो अगर आप वीडियो पर बने हैं तो बने रहिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बेहतर तरीके से जाए और इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है कि एक साथ बायोलॉजी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, सफलता का मतलब गुरुजीवन, स्टडी टू स्टडी बात होगी। पहले स्लाइड पर चलते हैं और पहला ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए आ जाता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबालामिन है। फटाक से सारे रासायनिक नाम का हम एक बार देख लेते हैं, सुन लेते हैं। विटामिन A का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B का नाम क्या होता है? थायामिन। विटामिन C का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C क्या होता है? इसको विटामिन डी क्या होता है? तो विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई क्या होता है ना? तो टोकोफेरॉल। विटामिन के क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, बाकी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स होते हैं तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं बी और सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। इसे BC और इसे अडेक या फिर इसे कीड़ा, ऐसे करके कीड़ा KADA से कर सकते हैं याद कि वसा में घुलने वाला विटामिन क्या है? कीड़ा है। और जल में घुलने वाला विटामिन सी क्या है? BC है। जल 2 अक्षर का होता है H2O, है ना, ऐसे BC भी 2 अक्षर का है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर के किस विटामिन कमी कारण शारीरिक वृद्धि में कमी या कॉर्निया संबंधित रोग हो जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन ई से ए से जो होता है रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, और विटामिन बी से आपका इस जो होता है बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से जो होता है रिकेट्स होता है, सूखा रोग होता है। विटामिन ई से जो होता है बांझपन होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये एक बार मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी सहायक होता है। ठीक है, किलोसियस नामक रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन B2 की कमी के कारण होता है किलोसियस नामक रोग। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? अभी मैंने बताया B और C घुलनशील होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड्स पर चलते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो कोप्रोफिलस कहते हैं गोबर पर उगने वाले कवक को। एग्रोट जो एक प्रकार का कवक है राई पर बढ़ता है, किस से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कैल्वीसेप्स से। ठीक है, आलू का संक्रमण लेट ब्लाइट किससे उत्पन्न होता है? तो फाइटोथ्योरा इन्फेटेंस से जो होता है आलू पर संक्रमण लेट ब्लाइट उगता है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कैसमियर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। अगर आपसे पूछे जाए एग्ज़ाम में कि विटामिन की खोज किसने की थी तो कैसमियर फंक ने की थी। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेलेग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पेलेग्रा नामक रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है, याद रखिएगा इस बात को। रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो भी हमने बताया रक्त का थक्का न जमना किसकी कमी से होता है? विटामिन के। और विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो भी मैंने आपको याद कराया कीड़ा, तो कीड़ा से याद रखिएगा वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है? KEDA। ठीक, कीड़ा। जल में घुलनशील विटामिन BC, है ना। जल क्या होता है? 2 अक्षर का होता है ना, 2 अक्षर का H2O, तो ऐसे BC होता है। और कीड़ा KEDA जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। आगे चलते हैं। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को जो है संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, है ना। ब्यूटी ऑफ विटामिन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ब्यूटी ऑफ विटामिन, है ना, सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है? ठीक है। अनाज के छिलके से मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो थायामिन पाया जाता है अनाज के छिलके से, विटामिन B1। ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है और आंत में ट्यूमर बनने की संभावना भी कम हो जाती है? रेशे युक्त भोजन यानी फाइबर युक्त भोजन जो हम करते हैं, जैसे सैलड वगैरह हो गया, सलाद हम जो खाते हैं, बाकी जो फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं, तो उसमें काफ़ी मात्रा में हाईली जो है फाइबर युक्त होता है वो, और ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। जैसे गेहूँ खाते हैं तो गेहूँ का जो
ऊपर का जो चोकर होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा फाइबर युक्त होता है, तो वो भी फ़ायदा करता है। कौन सा तत्व किडनी में पथरी बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम जो होता है वो किडनी बनने से रोकता है। मसूड़ों में सूजन, रक्त का आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी, जिसका नाम होता है स्कर्वी। ठीक है, याद रखिएगा, स्कर्वी नामक रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। इससे मसूड़ों में सूजन और रक्त आने लगता है। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार के लिए सर्वाधिक होता है? तो जितने भी विटामिन सी वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, तो आंवला जो होता है सबसे बेस्ट माना जाता है स्कर्वी रोग के लिए। एक संतुलित आहार में पोषक तत्व प्रोटीन का अनुपात कितना होना चाहिए? अगर पोषक तत्व 1 है तो उसका 1/4 होना चाहिए कौन सा? विटामिन। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को, 1/4। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला, एक संतुलित आहार में पोषक, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है कि एक संतुलित आहार में पोषक तत्व वसा किस अनुपात में होना चाहिए? अच्छा, वसा है, उधर विटामिन था, इस बार वसा है, तो ये भी कितना होना चाहिए? 1/4 है। ठीक है, किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि या बौना रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से जो होता है ऐसा रोग हो जाता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से जो होता है शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए हड्डी किस चीज़ का बना होता है, तो कैल्शियम का बना होता है, यानी विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डी भी क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन, अभी हमने बताया कि फिलोक्विनोन होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए का जो नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, बी का नाम होता है थायामिन, सी का स्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोन। ठीक है, किस विटामिन का काम यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना होता है? विटामिन के। एक बात याद रखिएगा, प्रोथ्राम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक होता है प्रोथ्राम्बिन, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यह दोनों जो होता है शरीर के अंदर रक्त जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड शरीर के जब कट उठ जाता है हमारे बॉडी में, तो ये जो होता है ब्लड जब निकलने लगता है तो प्रोथ्राम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं? एक जाली बनाते हैं जिससे ब्लड क्या होता है? निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये सहायक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिपैरिन, तो हिपैरिन जो होता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होता है वो रोकता है, और बाकी प्रोथ्राम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं? ये हमारा ब्लड को जमा, यानी कि ब्लड जब मरक कट जाता है कहीं से तो उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, और यकृत में ये जो होता है निर्माण होता है प्रोथ्राम्बिन का। ठीक है, और ये विटामिन का कौन सा रोल होता है? तो विटामिन के का रोल होता है इसमें। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन का काम जनन क्षमता वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता को वृद्धि करता है? तो विटामिन ई, इससे इसकी कमी से बांझपन नामक रोग हो जाता है, जिससे बच्चा पैदा करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। इपिथीलियम स्तरों की वृद्धि विकास में कौन सा विटामिन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो विटामिन ए जो होता है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। इपिथेलियल जो सेल होता है, टिश्यू होता है। किस विटामिन कमी के कारण सूखा नामक रोग हो जाता है, जिसको हम ऑस्टियोमेलासिया भी कहते हैं, है ना, रिकेट्स भी होता है। ठीक है, इसकी कमी से रोग, तो विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है ना, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड है। इसकी कमी से मुंह में छाले होते हैं। ठीक है, फॉलिक एसिड की कमी से। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका बता ही दिए हैं, थायामीन होता है। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम। टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ए का जो है वो ई का जो नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है। ठीक है, अगले स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन आपके एग्ज़ाम में, इसलिए सारे विटामिन के जितने भी क्वेश्चन गारंटी के साथ करें, अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं और विटामिन का सेक्शन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बाकी आगे और भी टॉपिक कवर कराए गए हैं। ठीक है, निकोटीनिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है निकोटीनिक एसिड। मानव शरीर का सबसे मजबूत पेशी कौन सा होता है? तो जबड़ा होता है सबसे मजबूत पेशी। अगर पूछा था मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन होता है?
तो दांत जो होता है, दांत का इनेमल जो होता है वो सबसे मजबूत भाग होता है। मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम अस्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांत। अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन प्रारंभ होता है मानव विकास के 4-5वें सप्ताह में। यानी बच्चा जो होता है वो 4 से 5वें सप्ताह में उसका हार्ट बन जाता है और जो सर्कुलेशन है वो शुरू हो जाता है, स्पंदन जो शुरू हो जाता है हार्ट का। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कि मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती हैं कपाल तंत्रिकाएँ। ठीक है, कपाल तंत्रिकाएँ कितनी होती हैं? 12 जोड़ी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा क्वेश्चन बनता है कपाल जोड़ी की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 12 होती है। क्वेश्चन है कि नाखून काटते समय हमें दर्द क्यों नहीं होता? तो नाखून क्योंकि ये मृत कोशिकाओं के द्रव से बना होता है और उसमें रक्त संचरण नहीं होता, और जहाँ रक्त संचरण नहीं होता वहाँ हमारे सेल्स नहीं होंगे, जहाँ हमारा न्यूरॉन सेल नहीं होगा वहाँ की इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक नहीं पहुँचेगी, इससे हमें दर्द नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो दंतवलक, जिसको हम एनिमल कहते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस कराया, बताया भी, दांत के ऊपर का लेयर होता है जो जिसको हम दंतवलक या एनिमल कहते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। ठीक है, शल्य क्रिया मतलब कि हड्डी वट्टी जब टूट जाता है तो उस समय शल्य क्रिया की जाती है, तो उसका क्या आर्थोप्लास्टी है ना। इसका मतलब है कि आर्थोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो हड्डी उड्डी को जोड़ने का कार्य करते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो पसलियों के जोड़ों की संख्या होती है 12, याद रखिएगा। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी अस्थि को जोड़ती है कंडरा, एक हड्डी होती है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों के अंदर। ठीक है, हड्डी जो रहती है इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन पाया जाता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? तो इसके अंदर जो होता है भरा होता है बोन मैरो, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? संयोजी ऊतकों से होता है। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? जब 2 कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनता है, और जब 2 ऊतक आपस में मिलते हैं, 2 या उससे अधिक ऊतक, तो उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300 या उससे भी ज़्यादा, 300 प्लस कह सकते हैं, क्योंकि और बाकी हड्डियां जो रहती हैं वो उपास्थियां होती हैं, है ना, बाद में जुड़ करके हड्डी बनती है, जिससे एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डी पाया जाता है, याद रखिएगा। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएँ करती हैं? है ना, मज्जा गुहा यानी यह जो हड्डी के बीच में जो गुहा पाई जाती है इसका निर्माण कौन करता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है कोशिकाएं करती हैं इसका निर्माण। आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक है? तो केरेटिन नामक जो प्रोटीन होता है वो इन सब के लिए सहायक होता है। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो स्पेक्ट्रोमाइसिस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। स्नायु किसको जोड़ता है? अस्थि को जोड़ता है स्नायु, यानी 2 हड्डियों को जोड़ने का जो हिस्सा होता है जिसको हम जॉइंट कहते हैं उसको हम हिंदी में कहते हैं क्या? स्नायु। तो स्नायु जो होता है वो अस्थियों को जोड़ने का काम करता है। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी, देखिए यहाँ पर एथलीट फुट नामक बीमारी है ना, वो कवक से उत्पन्न होती है। अगर आपसे पूछा जाए एलिफेंट फुट नामक बीमारी किससे होती है, हाथी पाँव नामक बीमारी, तो क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ठीक है, मानव शरीर में किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में जो होता है अस्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। एस्परजिलस का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो एस्परजिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो किण्वन प्रोसेस करता है, किण्वन प्रक्रिया करता है, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, पनीर बनाने में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो ग्रीन और ब्लू में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर की ओर चलता है? जाइलम के द्वारा, यानी जाइलम जो होता है, जाइलम एक प्रकार की कोशिका होती है, ऊतक होता है।
इसके द्वारा जो जल होता है वो पौधों में ऊपर चलता चला जाता है। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया अगर हम कहें तो यूँ कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, और ये जो होता है ये मिल करके यानी प्रकाश की उपस्थिति में HMU बनाता है C6H12O6। ठीक है, ये होता है ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। ये भी आपसे पूछ सकता है तो जानते रहिए, ये एक रिएक्शन होता है। ठीक है, जीवाणु द्वारा नाइट्रेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो विनाइट्रीकरण कहते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है इसको करता कौन है? तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया करता है, राइजोबियम। दाल की जड़ों में पाए जाते हैं। दाल के पौधों को हम लेग्यूमिनेसी कहते हैं, लेग्यूमिनेसी है ना, लेग्यूमिनेसी। ठीक है, दाल के पौधों को। और दाल की जो जड़ होती है, जड़ के अंदर पाया जाता है ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया एक प्रकार का सहजीवी होता है, राइजोबियम। क्यों? क्योंकि ये पौधे को नाइट्रोजन देता है वातावरण से खींच करके, और जो पौधा होता है इसको भोजन देता है ताकि ये बैक्टीरिया रह पाए। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला स्लाइड है कि कौन सी फसल मिट्टी के अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करने का जो कार्य है वो मटर के पौधे का है। कृमि खाद क्या है? तो कृमि खाद है ना, कृमि खाद कार्बनिक जैव उर्वरक। कृमि मतलब जो केचुआ से जो खाद बनाया जाता है वो क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक होता है। किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सा भी कहा जाता है? याद रखिएगा, औषधि भारतीय चिकित्सा आंवला के पौधे को कहा जाता है। और औषधि पौधा किसे कहा जाता है? तो नीम, उसको कहा जाता है तुलसी को। ठीक है, याद रखिएगा। अफीम पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो होता है फूल से प्राप्त किया जाता है। अफीम से पोस्ता का दाना भी निकलता है। तो अफीम जो होता है इसे फ्लावर रहता है, उसको कट कर देते हैं, चीरा लगा देते हैं, जिससे जो होता है उसका जो दूध गिरता है उसी से हम क्या बनाते हैं? अफीम बनाते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को। कॉफ़ी पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी बीज से प्राप्त होता है ना। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो रेशम कीट जो होता है ये पाला जाता है शहतूत के पेड़ पर। ठीक है, अगर पूछा जाए ये किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रीकल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर से। ठीक है, और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, और सेरीकल्चर जो होता है वो रेशम कीट पालन होता है। आगे चलते हैं। एब्सिसिक अम्ल तथा एथाइलिन है ना, ये क्या होते हैं? तो भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु, पौधे में वृद्धि रोधक के रूप में कौन सा कार्य करता है? ठीक है, देखिए पौधों में अगर हम बात करें तो हार्मोन की संख्या जो होती है वो आपकी 5 होती है। एक होता है ऑक्सिन, एक होता है साइटोकाइनिन एक होता है, एक होता है जिब्रेलिन है ना, जिब्रेलिन, और एक होता है एब्सिसिक एसिड जिसको ABA के नाम से जानते हैं, और एक होता है इथाइलिन। ठीक है, तो ये 3 जो होते हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, यानी कि प्रमोट करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं। और 2 जो होते हैं एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये दोनों क्या करते हैं? वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस है। ठीक है, थायोबैसिलस डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो भूमि की उर्वरता को घटाने का कार्य करते हैं। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो टेरिडोफाइट्स में जो होता है इनमें 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है। तो आई होप आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो में कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। चलिए देखते हैं। वायु प्रदूषण को के सूचक होते हैं। तो लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। अगर आपसे पूछ ले कि लाइकेन किन 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, तो शैवाल और कवक से मिलकर के बना होता है लाइकेन। शैवाल होता है और कवक होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों के संयोग से बनता है लाइकेन। और लाइकेन एक प्रकार का इंडिकेटर या सूचक होता है जो अम्लीयता को बताता है, और ये एक दूसरे में आपस में सहजीविता का भी
लक्षण दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि अल्फ़ा विष किसे कहा जाता है। तो अल्फ़ा विष कवक को अल्फ़ा विष किससे बनता है, तो अल्फ़ा विष बनता है कवकों से। प्याज के किस भाग को हम खाते हैं, तो प्याज के तना वाले भाग को हम खाते हैं। ठीक है, आलू को भी हम तना वाला भाग खाते हैं। कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, तो एकेसिया जो है वो मरुद्भिद है ना, जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। नागफनी पौधे की पत्तियां किस रूप में रूपांतरित होती है, तो कांटों के रूप में। उसका कारण क्या है, देखिए नागफनी का जो पौधा होता है उसे कांटा आप देखेंगे तो उसका क्या कारण होता है, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं वो रेगिस्तानी एरिया में उगते हैं, और रेगिस्तानी एरिया में अगर पत्तियां ज़्यादा चौड़ी रहेंगी तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा और पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए होगी। तो पत्तियां अगर नुकीली हो जाएंगी, कांटे जैसे हो जाएंगी, तो प्रकाश संश्लेषण बहुत कम हो पाएगा, जिससे वो पौधा अपने आप को जीवित रख पाएगा। इसलिए जो होता है उसकी पत्तियाँ कैसी होती हैं, कांटेनुमा होती हैं। आगे चलते हैं। म्यूकर, पेनिसिलियम और राइजोपस एग्रीकस में कौन सा खाने के योग्य होता है, तो एग्रीकस बाइस्पोरस खाने योग्य होता है। इसकी भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, जो एक प्रकार का कवक है ना, इसकी भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं जो जहरीली होती हैं, लेकिन एग्रीकस बाइस्पोरस जो होता है वो खाने योग्य होता है, जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे पृथक किया जाता है, तो वॉक्समैन किसने पृथक किया था, तो वॉक्समैन ने इसे पृथक यानी अलग किया था स्ट्रेप्टोमाइसिन को। टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है, तो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन जो होता है सुखा करके और उसको पानी में उबाला जाता है और फिर एक पेपर डाल दिया जाता है, जिससे लिटमस पेपर तैयार हो जाता है। तो वो किससे बनाया जाता है, तो लाइकेन से बनाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है, तो जो है क्लोम या स्प्लेनिक गुहा जो होती है वो सबसे बड़ी गुहा मानी जाती है। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है, तो घनाकार उपकला जो होता है, त्वचा पर चोट लगती है जब, तो एक उपकला आकर के इस पर बैठ जाता है, जिसको हम घनाकार उपकला कहते हैं। उससे हमारा चोट जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, भरने लगता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, जिसे स्टेपिज कहा जाता है, तो ये कान में पाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी पैर में पाई जाती है, जिसको जांघ की हड्डी फीमर के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। श्वसन के दौरान बाहर निकलने वायु में कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो लगभग 4% के बराबर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग को से श्वसन लेते हैं, तो त्वचा से। मेढक जो होते हैं त्वचा, तिलचट्टा वगैरह जो होते हैं वो त्वचा से अपने सांस लेने का कार्य करते हैं। आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन का क्या चरण होता है, तो आक्सीय तथा अनाक्सीय श्वसन सामान्यतः चरण दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्रेब चक्र जो होता है वो आक्सीय श्वसन में होता है, जबकि अनाक्सीय केवल ग्लाइकोलाइसिस से ही पूरा कर लेता है 2 ATP ऊर्जा बना करके। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो अवायवीय श्वसन में केवल ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा में मेटाबॉलिज्म के प्रमुख उत्पाद कौन से होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म में CO2 और पायरुविक एसिड होता है। लार किसके पाचन में सहायक होता है, तो स्टार्च के पाचन में जो होता है सहायक होता है। लार में पाए जाने वाले 2 एंजाइम एमाइलेज और टाइलिन होते हैं। कौन से होते हैं, एक होता है एमाइलेज है ना, और एक होता है हमारा टाइलिन, ठीक है, याद रखिएगा। एमाइलेज और टाइलिन नामक जो है 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो स्टार्च को पचाते हैं। श्वसन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, तो श्वसन द्वारा ऊर्जा का जो संचय होता है वो ATP के रूप में होता है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है, ऊर्जा का सिक्का। ठीक है, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं किसको, ATP को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोग RBC की संख्या अधिक होती है, क्यों। देखिए, जो पहाड़ों पर रहते हैं वहाँ जो होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाता है, जिससे उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वहाँ के नेचर के अनुसार उनमें RBC की संख्या बढ़ा दी जाती है, ताकि ऑक्सीजन के लेवल को
कंट्रोल किया जा सके। ऑक्सीजन धीरे धीरे ऊपर जाने पर क्या होता है, कम होने लगता है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पर वायु का संघनन कंडेंसेशन अधिक होता है, संघनन होता है। ठीक है, कम संघनन होता है, वायु का संघनन क्या होता है, कम होता है, जिससे ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण जब ज़्यादा लोग रहेंगे, आरबीसी ज़्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहाड़ों के लेकर के जाएगा, इसलिए पहाड़ों पर रहने वालों की आरबीसी संख्या ज़्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पर। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुँचाया जाता है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा पहुँचाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से पूछे कि आपसे जो शुद्ध रक्त होता है वो कहाँ बहता है, तो याद रखिएगा शुद्ध रक्त महाधमनी में बहता है। महाधमनी या फिर फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा से जो होता है या महाधमनी से शुद्ध रक्त बहता है। महाधमनी और जो होता है महाशिरा, है ना, महाशिरा और फुफ्फुस धमनी, इन दोनों में अशुद्ध रक्त बहता है। तो याद रखिए महाधमनी और फुफ्फुस शिरा, इन दोनों में शुद्ध रक्त बहता है, और महाशिरा और फुफ्फुस धमनी इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, फेफड़ों तथा अशुद्ध रक्त इसके द्वारा पहुंचाया जाता है, अशुद्ध रक्त को तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये भी आप ध्यान में रखिए, शुद्ध यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, और दोनों में आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। महाधमनी वाला कैसे कंसेप्ट याद रखें, तो महाधाम की यात्रा जो होती है लोग शुद्ध होने के लिए करते हैं, तो महाधमनी में शुद्ध बहता है। और शिरा में, अगर शिरा की बात करें तो फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा है ना, इसमें दोनों में शुद्ध रक्त बहता है। अब महाशिरा और फुफ्फुस धमनी, इन दोनों में अशुद्ध रक्त बहता है। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। आगे चलते हैं। किडविन अर्थात अनाक्सी श्वसन की खोज किसने की थी, तो लुईस पाश्चर ने की थी ईस्ट में। ठीक है, जो एक प्रकार का कवक होता है। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र में किया जाता है, तो इसको करते हैं गैनोंग रेस्पिरोमीटर से। ठीक है, गैनोंग रेस्पिरोमीटर से हम लोग श्वसन गुणांक का मापन करते हैं। ठीक, मापन शरीर में श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा, मानव शरीर में श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, शरीर का नियंत्रण भी मनुष्य का मेडुला ऑब्लांगाटा ही करता है। चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है, तो हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहलाता है, जिससे ऑक्सीजन की अगर कमी होने लगती है ना, तो उसको हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहते हैं। क्रेब चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं, है ना, क्रेब चक्र में 24 बनता है। ठीक है, 24। ग्लाइकोलाइसिस में अगर पूछा जाए तो 2 बनता है ना, और टोटल कितने 1 मोल से बनते हैं अगर पूछा जाए 1 मोल से, तो 1 मोल से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है, ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में चली जाती है। बात को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति स्वस्थ और सामान्य व्यक्ति के हृदय की धड़कन की औसत कितनी होती है, तो 70 से 72 बार जो होता है हृदय की धड़कन वो धड़कता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत द्वारा जो है वो स्रावित होता है। कौन सा, लाइपेज नामक एंजाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल प्राप्त होता है। लाइपेज के द्वारा जब वसा टूटता है तब। ठीक है, तो देखिए अब हमने आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं। तो क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर वीडियो आप 1 से 2 बार फास्ट करके देख लेते तो आपका तैयार हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को अगर आपने पूरा सच में देखा है तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।